BNP लॉ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग ऑर्डर 9 ऑफ CPC देखेंगे, जो बात करता है अपीयरेंस ऑफ पार्टीज एंड कंसेक्वेंसेस ऑफ नॉन अपीयरेंस की। तो इसको समझने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि कौन कौन से पार्टी होते हैं एक सूट में। देखिए, पहले तो ये समझिए कि सूट होता क्या है। तो सूट जब किसी का कोई लीगल राइट वायलेट होता है, मान लीजिए ए का लीगल राइट बी ने वायलेट किया, तो ए के पास काउज ऑफ एक्शन अराइज होता है अगेंस्ट बी कि वो उसके खिलाफ सूट फाइल करे, डैमेजेस ले, या जो इसका लीगल करेक्टर या लीगल राइट डिनाई कर रहा है बी, वो उसको रिस्टोर करे। इस पे आपको अगर डिटेल में देखना है कि काउज ऑफ एक्शन क्या है, राइट एंड रेमेडी क्या है, तो आप हमारे YouTube चैनल पे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पार्ट 1 करके एक वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं। वहाँ मैंने डिटेल में काउज ऑफ एक्शन, रेमेडी, राइट, ये सब डील किया है। एक मैगजीन सुना होगा आपने, यूबी जस ईबी रेमेडियम, जिसका मतलब होता है वेयर देयर इज राइट देयर इज रेमेडी। तो हम लोग बात कर रहे थे सूट की। तो सूट में दो पार्टी हो गया, एक को हम लोग बोलते हैं प्लेंटिफ जो सूट फाइल करता है, और जिसके अगेंस्ट में फाइल होता है उसको बोलते हैं डिफेंडेंट, यानी कि जो सूट को डिफेंड करता है। अब देखिए, यहाँ पे ए ने बी के अगेंस्ट में सूट फाइल किया, तो क्या क्या स्टेजेस होंगे। यहाँ पे सूट फाइल हुआ, समन इशू होगा यहाँ पे, इसके बाद एक डेट होगा जहाँ पे डिफेंडेंट को रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने का डायरेक्शन होगा, और रिटर्न स्टेटमेंट हमारे ऑर्डर 7 में आता है, 8 में आता है। इसके बाद ये जो डेट फिक्स हुआ और सब्सिक्वेंट डेट जो फिक्स होंगे, वहाँ पे क्या कंसिक्वेंस होंगे अगर सिर्फ प्लेंटिफ अपीयर होता है, या सिर्फ डिफेंडेंट अपीयर होता है, या दोनों में से कोई अपीयर नहीं होता है। तो यही आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। उसके पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सो दैट मैक्सिमम लोगों तक हमारा ये वीडियो पहुंच सके और उन्हें भी लाभ हो। तो जो ये अपीयरेंस ऑफ पार्टीज एंड कंसेक्वेंस ऑफ नॉन अपीयरेंस है, ये ऑर्डर 9 ऑफ CPC में दे रखा है। तो अगर आप इसका रूल फर्स्ट देखेंगे तो ये डिक्लेरेटिव प्रोविजन है कि जो डेट फिक्स है समन में, उस दिन दोनों पार्टी को अपीयर होना है, और ये समन किसके अगेंस्ट इश्यू होगा, तो डिफेंडेंट के अगेंस्ट इश्यू होगा। तो ये पहला रूल है जो कि डिक्लेरेटिव है, दोनों को अपीयर होना है डेट फिक्स पर, डेट फिक्स फॉर अपीयरेंस ऑफ डिफेंडेंट इन समन्स। अब देखिए कंसिक्वेंस ऑफ नॉन अपीयरेंस। जैसा भी मैंने कुछ देर पहले बताया कि 3 सिचुएशन हो सकते हैं। पहला, बोथ प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट आर एब्सेंट। सेकेंड, सिर्फ प्लेंटिफ अपीयर करे, डिफेंडेंट एब्सेंट हो। और तीसरा, सिर्फ डिफेंडेंट अपीयर करे और प्लेंटिफ एब्सेंट हो। तो पहला सिचुएशन देखते हैं। अगर दोनों प्लेंटिफ और डिफेंडेंट एब्सेंट है, तो ऐसे केस में जो सूट है वो डिसमिस किया जा सकता है। सूट में भी डिसमिस्ड, मतलब ये डिस्क्रिशनरी है, ऐसा नहीं है कि कोर्ट डिसमिस करेगा ही। और अगर डिसमिस कर दिया तो देखिए ये में है, यानी कि कोर्ट के पास दो ऑप्शन है, पहला डिसमिस कर दे या एडजर्न कर दे। ठीक है, तो अगर डिसमिस कर देता है तो उसके रेमेडी क्या है। तो सूट अगर डिसमिस होगा तो ये प्लेंटिफ के अगेंस्ट में जाएगा, क्योंकि प्लेंटिफ ने सूट फाइल किया था तो सूट डिसमिस हो गया। तो प्लेंटिफ के पास दो ऑप्शन है, दो रेमेडी हैं। पहला कि सूट को रिस्टोर कराए, और दूसरा फ्रेश सूट फाइल करे। तो अगर फ्रेश सूट फाइल करेगा तो इसको दोबारा कोर्ट फी देना होगा। तो बेहतर ऑप्शन है कि ये एक एप्लीकेशन डाले टू सेट असाइड
द ऑर्डर ऑफ डिसमिसल एंड टू रिस्टोर द सूट। तो ये पहला सिचुएशन हो गया जब प्लेंटिफ एब्सेंट है, सॉरी दोनों एब्सेंट है। सेकंड सिचुएशन जब सिर्फ प्लेंटिफ अपीयर करता है। इसमें 5 सिचुएशंस है, वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में डील करूंगा। अभी देखते हैं कि अगर सिर्फ डिफेंडेंट अपीयर हो, यानी कि डिफेंडेंट अपीयर होगा, प्लेंटिफ अपीयर नहीं होगा। ऐसे केस में क्या होगा कि सूट को डिसमिस किया जा सकता है, डिसमिसल ऑफ सूट होगा। लेकिन अगर डिफेंडेंट है वो सूट एडमिट कर लेता है, ऐसे केस में जो है सूट डिसमिस नहीं होगा। और अगर मान लीजिए कि डिफेंडेंट पार्टली सूट को एडमिट करता है और पार्टली डिनाई करता है, तो जिस पार्ट को वो एडमिट करता है उस पार्ट के लिए जजमेंट पास होगा, और जिस पार्ट के लिए डिनाई करता है वो सूट, वो पार्ट ऑफ सूट डिसमिस हो जाएगा। और ये दे रखा है ऑर्डर 9 रूल 8 में। अब देखिए, अगर सूट डिसमिस हो जाता है, प्लेंटिफ अपीयर नहीं हुआ तो सूट डिसमिस हो जाएगा। तो जो फर्स्ट सिचुएशन था और ये सिचुएशन, दोनों में डिफरेंस है। फर्स्ट सिचुएशन में दोनों एब्सेंट थे, यहाँ पे सिर्फ, और इस सिचुएशन में सिर्फ प्लेंटिफ एब्सेंट है। तो अगर इस केस में जो सूट डिसमिस हुआ, जो ऑर्डर 9 के रूल 8 में डिसमिस होता है, तो रेमेडी क्या है, तो सिर्फ रेस्टोरेशन है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 2 रेमेडी था। मतलब अगर ऑर्डर 9 के रूल 3 में सूट डिसमिस होता है तो 2 रेमेडीज हैं, पहला फ्रेश फाइलिंग ऑफ सूट और दूसरा रिस्टोरेशन। लेकिन अगर ऑर्डर 9 रूल 8 में सूट डिसमिस होता है तो यहाँ पे सिर्फ एक रेमेडी है, और वो है रेस्टोरेशन अंडर ऑर्डर 9 रूल 9। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जब सिर्फ प्लेंटिफ अपीयर होता है। तो जैसा मैंने बताया कि इसमें 5 सिचुएशंस हैं। पहला सिचुएशन है कि क्यों नहीं अपीयर किया डिफेंडेंट। तो इसमें प्लेंटिफ जो है वो प्रोसेस फी फाइल करने में फेल हो गया। प्रोसेस फी क्या होता है, तो ये टोटल कॉस्ट होता है नोटिस वगैरह इशू करने का, और प्लस कुछ जो कोर्ट के प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए वो फीस लगता है, उसे हम लोग प्रोसेस फी बोलते हैं। तो अगर प्लेंटिफ प्रोसेस फी फाइल करने में फेल हो गया तो ऐसे केस में सूट जो है वो डिसमिस हो जाएगा अंडर ऑर्डर 9 रूल 2। और इसका रेमेडी 2 है, अंडर ऑर्डर 9 रूल 4। जो पहला है कि सूट को रिस्टोर कराओ या फ्रेश सूट फाइल करो। अगेन फ्रेश सूट अगर फाइल होता है तो यहाँ पे कोर्ट फी लगेगा, तो बेहतर है कि सूट रिस्टोर किया जाए, करवाया जाए। तो ये हो गया कि पहले प्रोसेस फी फाइल करने में प्लेंटिफ विफल रहा तो डिफेंडेंट तब सूट डिसमिस होगा। नेक्स्ट जो है कि अगर समन्स रिटर्न अनसर्व्ड हुआ, मींस प्लेंटिफ ने प्रोसेस फी फाइल किया, कोर्ट ने समन इशू किया, लेकिन समन्स जो है वो अनसर्व्ड रिटर्न हो गया, तो ऐसे केस में प्लेंटिफ को दोबारा 7 दिनों के अंदर प्रोसेस फी फाइल करना होगा। और अगर प्रोसेस फी फाइल नहीं किया प्लेंटिफ, तो ऐसे केस में सूट जो है वो डिसमिस किया जा सकता है। कहाँ, तो अंडर ऑर्डर 9 रूल 5 सब रूल 1 में। और ऐसे केस में सिर्फ एक ही रेमेडी है कि फ्रेश सूट फाइल करो। देखिए, यहाँ पे अगर आप ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस की बात करें तो जब प्लेंटिफ शुरुआती दौर में प्रोसेस पे फाइल करने में फेल हो जाता है तो उसको 2 रेमेडी दी गया है। लेकिन समन अगर अनसर्व्ड रिटर्न हो गया तो ऐसे में अगर सूट डिसमिस होता है तो डिफेंडेंट को सिर्फ एक रेमेडी है, और वो है फ्रेश सूट फाइल करना है। तो यहाँ पे कोर्ट फी लगेगी। तो यहाँ पे चूंकि एक बार सूट प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई है तो प्लेंटिफ केयरलेस नहीं हो सकता है, उसे होना नहीं चाहिए। नहीं तो एक तरह से जब फ्रेश सूट फाइल करेगा उससे कोर्ट फी लगेगी, तो ये उसके लिए एक कॉस्टली अफेयर हो जाएगा, राइट। थर्ड सिचुएशन है समन ड्यूली सर्व्ड है, ठीक है। तो समन अगर ड्यूली सर्व्ड है और इसके बाद डिफेंडेंट अपीयर नहीं होता है, तो ऐसे केस में क्या होगा कि नेक्स्ट डेट पे, मतलब जो डेट फिक्स है उस डेट पे अपीयर नहीं हुआ, ठीक है,
या उस डेट के बाद कभी अपियर हुआ डिफेंडेंट और आके बताया कि इस वजह से मैं अपियर नहीं हो सका, और अगर ये रीजन सेटिस्फैक्ट्री है कोर्ट के लिए, तो जो कोर्ट है वो और तो सॉरी फॉर द इंटरप्शन, तो समन ड्यूली सर्व्ड हो गया और डिफेंडेंट अपियर नहीं हुआ, तो सपोज ये डेट फिक्स था, यहाँ पे आना था, तो रिपोर्ट जो कोर्ट मास्टर के पास है वो रिपोर्ट आता है कि वेदर समन हैज बीन सर्व्ड और नॉट, तो ये रिपोर्ट आ गया कि समन ड्यूली सर्व्ड हुआ और डिफेंडेंट अपियर नहीं हुआ, तो ऐसे केस में क्या होगा कि कोर्ट उस डेट को एक फर्दर डेट फिक्स करेगा फॉर एक्स पार्टे हियरिंग, और वो करेगा ऑर्डर 9 रूल 6 का सब रूल 1 क्लॉज ए में, ठीक है। तो जो नेक्स्ट डेट फिक्स किया फॉर एक्स पार्टे हियरिंग के लिए, तो उस डेट पे अगर डिफेंडेंट अपियर करता है और अपने प्रीवियस डेट पे नॉन अपीयरेंस का गुड काउज शो करता है, तो ऐसे केस में कोर्ट क्या है, जो ऑर्डर पास किया था कि नेक्स्ट डेट पे एक्स पार्टे हियरिंग होगी, उस ऑर्डर को रिकॉल करेगा, और ये रिकॉल जो होगा वो अंडर ऑर्डर 9 रूल 7 होगा। एक तो ये हुआ, लेकिन जो डेट फिक्स हुआ है एक्स पार्टे हियरिंग के लिए, उस डेट पे भी डिफेंडेंट अपियर नहीं होगा, तो ऐसे केस में एक्स पार्टे प्रोसीडिंग चलेगा और एक्स पार्टे डिग्री पास होगा, और अगर एक्स पार्टे डिग्री पास हो गया तो ऐसे केस में डिफेंडेंट के पास क्या रिमेडी है, तो उसके पास रिमेडी है कि वो एक एप्लीकेशन फाइल करे टू सेट असाइड एक्स पार्टे डिग्री, और ये किस प्रोविजन में फाइल करेगा, तो अंडर ऑर्डर 9 रूल 13, और इस पे प्री में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ऑर्डर 9 रूल 13 को अच्छे से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। फोर्थ सिचुएशन देखिए, समन नॉट ड्यूली सर्व, मतलब समन नॉट ड्यूली सर्व का मतलब क्या है, तो देखिए कोर्ट में एक होता है प्रोसेस सर्वर जो नोटिस सर्व करता है पर्सनली जाके डिफेंडेंट को, तो इस प्रोसेस सर्वर के डिफॉल्ट की वजह से, मतलब ये नहीं गया, नहीं जा पाया, भूल गया, तो ऐसे केस में हम कहेंगे कि समन ड्यूली सर्व नहीं हुआ। जैसे दूसरा सिचुएशन ये हो सकता है कि प्रोसेस सर्वर गया तो डिपेंडेंट को नहीं खोज पाया, डिपेंडेंट नहीं मिला, या जो समन है वो घर के किसी माइनर मेंबर को सर्व हुआ है, तो इस तरह के समन सर्विस को हम लोग नॉट ड्यूली सर्व बोलते हैं, तो ऐसे केस में सेकंड समन इशू होगा अंडर ऑर्डर 9 रूल 6 सब रूल 1 क्लॉज बी में, और यहाँ पे अगर प्लेंटिफ फेल करता है प्रोसेस पे फाइल करने के लिए जो भी है, तो वो कंसिक्वेंसेस वही होंगे जो यहाँ पे थे। इसके बाद जो फिफ्थ सिचुएशन है कि समन तो सर्व हुआ पर सफिशिएंट टाइम नहीं था डिफेंडेंट के लिए उस केस में अपियर करने के लिए, मान लीजिए कि बहुत दूर रह रहा हो और कल का डेट है और समन आज मिल रहा है, और डिफेंडेंट अरेंज नहीं कर पाएगा, जा नहीं पाएगा कोर्ट में, तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे कि समन सर्व हुआ है पर ड्यू टाइम नहीं हुआ, तो ऐसे केस में कोर्ट के पास ये ऑप्शन है कि वो एक एडजर्नमेंट दे दे, और वो है अंडर ऑर्डर 9 रूल 1 सॉरी अंडर 9 रूल 6 सब रूल 1 क्लॉज सी में। इसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स देखते हैं ऑर्डर 9 के, तो ये रूल 10 है जो बोलता है कि अगर एक सूट में मोर देन वन प्लेंटिफ हो और उसमें से कोई एक अपियर करे, तो ऐसे केस में क्या होगा कि कोर्ट प्रोसीड करेगा ये मानते हुए कि सारे लोग अपियर किए हैं। इसी का अपोजिट है ऑर्डर 9 रूल 11। अपोजिट करने का सेंस क्या है कि ऑर्डर 9 रूल 10 में प्लेंटिफ की बात कर रहा था,
मतलब सेवरल प्लेंटिफ की बात कर रहा था, यहाँ पे सेवरल डिफेंडेंट की बात करता है। तो ऐसे केस में क्या है कि अगर कहीं मोर देन वन डिफेंडेंट हो तो और कोई एक एब्सेंट कर रहा हो, तो ये कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे है कि वो आगे कैसे पढ़े। ठीक है, इसके बाद ऑर्डर 9 का रूल 12 देखिए। अगर देखिए जब सूट फाइल होता है तो या तो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट पर्सनली अपेयर करें या थ्रू लॉयर अपेयर करें या थ्रू रिप्रेजेंटेटिव अपेयर करें। तो मान लीजिए कि थ्रू लॉयर और या रिप्रेजेंटेटिव अपेयर कर रहे हैं, पर कोर्ट को लगता है कि पर्सनल अपीयरेंस ऑफ पार्टी जरूरी है और वो ऑर्डर करता है। तो और ऐसे ऑर्डर के बाद अगर कोई पार्टी अपियर करने में फेल करता है तो क्या कंसिक्वेंस होंगे? तो इसके कंसिक्वेंस वही होंगे जो आप रूल 2, रूल 3, रूल 4, रूल 6 में देख चुके हैं। मतलब सिमिलर प्रोविजंस हैं। सेम प्रोविजंस विल बी एप्लीकेबल। अगर प्लेंटिफ अपियर करता है, डिफेंडेंट अपियर नहीं करता है तो एक्स पार्टे होगा। सिर्फ डिफेंडेंट अपियर करता है, प्लेंटिफ अपियर नहीं करता है तो सूट में भी डिसमिस्ड। तो ये बोलता है ऑर्डर 9 का रूल 12 कि अगर पर्सनल अपीयरेंस का ऑर्डर होता है तो वही सब होगा। तो इस तरह से हमने देखा ऑर्डर 9 पूरा। हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस है जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में है। आप इसमें से एसआरए, लिमिटेशन, इसके बाद सीआरपीसी के वीडियो देख सकते हैं जो कि बहुत ही यूजफुल है। होप ये वीडियो भी आप लोग को पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज share the video and subscribe the channel for new videos. Thank you.